જઈએ. અત્યારે મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયા છે. जिंदल स्टेनलेसના अनुराग मंत्री अपनी साथ जोड़ाया है. अनुराग जी, स्वागत है आपका. गुड आफ्टरनून. जब हमने अभी नंबर्स देखे तो काफ़ी उत्साहित नंबर दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है. कौन से सेगमेंट से, कौन से प्रोडक्ट से आपको अच्छा रिस्पांस मिला है और मार्जिन कैसे रहे हैं? सेगमेंट में क्या है, अगर हम देखें तो अभी जैसे ऑटो अच्छा चल रहा था, कुछ ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, दीज सेगमेंट्स वर डूइंग गुड बिकॉज गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी हो रहा है. तो वो हमको अच्छा किया. सर, नेटवर्क इश्यू आ रहा है, आपसे हम बात करेंगे. तब तक मैं अपने दर्शकों को नंबर्स दिखा दूं, तब तक हमारी टीम आपसे कनेक्शन जुड़ ले. जिंदाल स्टेनलेस स्टीलના ક્વાર્ટર ફોરના પરિણામો અગર હું તમને દેખાડું તો તમે જો ચોખ્ખો નફો જે છે એ લગભગ 292 કરોડ આવ્યો છે. જો કે પહેલા ખોટ હતી, ઓલમોસ્ટ તમે જો 66 કરોડની ખોટ જોવા મળતી અને એને પાર કરીને હવે નફામાં આવતી કંપની દેખાઈ રહી છે. રેવન્યુઝ તમે જો એટલે કે આવકના ફ્રન્ટ પર 26% સુધારો આપણને જોવા મળ્યો છે. તો આ એક સ્ટ્રેન્થ તમે જો રેવન્યુના ફ્રન્ટ પર આવતી દેખાય છે. ખાસ કરીને વોલ્યુમ તમે જો, વોલ્યુમ ખાસા વધતા દેખાય છે. સર, અત્યારે જે રીતે અત્યારે ઇનિશિયલ એમના સ્ટેટમેન્ટમાં જણાવ્યું કે ઓટો અને તમે જો રેલવેઝથી એમને જે ઓર્ડર્સ મળ્યા છે એને કારણે એક સ્ટ્રોંગ ગ્રોથ અહીંયા જોવા મળ્યો છે. મારા ખ્યાલથી મંત્રી સર જોડાઈ ગયા છે. આપણે अनुराग મંત્રી સાથે ચર્ચા કરીશું. એમના ટેકનિકલ રીઝનના કારણે આપણે થોડોક આપણને ડિસ્ટર્બ થતું દેખાઈ રહ્યું છે આ કન્વર્सेशन, પણ તમે જો સારા પરિણામોની ઇમ્પેક્ટ અહીંયા જોવા મળી છે. अनुराग सर, मेरी आवाज़ आ रही है? ઓકે, મને લાગે છે હજી થોડુંક આપણને કનેક્શન એરર અહીંયા હજુ પણ નડતો દેખાઈ રહ્યો છે. જો જિંદાલ સ્ટેનલેસના કાઉન્ટર પર તમે નજર કરો તો લગભગ 94-95ની આસપાસ આ કાઉન્ટર ટ્રેડ કરતો આપણને જોવા મળ્યો છે. તમે જો 94ની આસપાસ આ ટ્રેડ કરતો દેખાયો છે. પરિણામો ગત સપ્તાહે આવ્યા છે અને ત્યાંથી તમે જો આ પરિણામો આવ્યા બાદ એક જબરદસ્ત સ્ટ્રેન્થ અહીંયા પકડાઈ છે. અને તમે જો ફક્ત 3 ટ્રેડિંગ સેશનના પણ ચાર્ટ જુઓ તો 3% રિટર્ન તમને જિંદાલ સ્ટેનલેસ પર જોવા મળ્યા છે. તો કારણ કે સારા પરિણામો છે એની એક ઇમ્પેક્ટ જોવા મળી રહી છે. फाइनली खोटમાંથી નફામાં આવતી કંપની જોવા મળી છે. अनुराग सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है निशा जी सर, प्लीज आप कंप्लीट कर सकते हैं स्टेटमेंट सर. हाँ, तो अभी हमने क्या किया, अपने प्रोडक्ट रेंज को बहुत एक्सपांड कर लिया है. उसके कारण हम क्या है कि किसी भी सेगमेंट में और किसी भी सेक्टर को कैटर कर सकते हैं. तो इसके कारण क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर डिमांड लो होती है तो हमारी सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हमने इस तरह से अलाइन किया है कि 30 से 40 दिन में हम पूरी प्रोडक्ट लाइन चेंज करके, अपनी प्रोडक्ट लाइन चेंज करके नए सेगमेंट के अकॉर्डिंग जहां डिमांड ज्यादा है वहां पे कैटर कर सकते हैं. तो इससे हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो ओवरऑल डी-रिस्क हो जाता है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कभी नीचे लो वॉल्यूम्स होते हैं या डोमेस्टिक मार्केट में लो होते हैं तो हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं. तो हमारे को एक अपने बिजनेस मॉडल में एक फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें हम डिमांड का किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में बिकॉज ऊपर नीचे होती है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में भी चेंज होती रहती है, तो हम आपके हिसाब से प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को हम अलाइन कर देते हैं ताकि ओवरऑल वी कैन कंटिन्यू टू डिलीवर गुड परफॉर्मेंस. सर, अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना रहा होगा? कि अगर आप देखेंगे तो हमारी अभी ओवरऑल कैपेसिटी लास्ट ईयर हमने 1.4 मिलियन टन के आसपास किया है अगर दोनों कंपनी मिला के देखूं तो जिंदल स्टेनलेस के, जबकि हमारी कैपेसिटी अभी 1.9 मिलियन टन है. सो देयर इज अ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, बट इसमें Q1 वाज लोअर. अगर हम आगे जाके देखेंगे तो हमारा अभी भी स्टिल 80 to 90% एंड कैपेसिटी हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेगमेंटल एंड प्रोडक्ट रेंज. तो उस हिसाब से हमको अभी अगर मैं देखूं ओवरऑल वी आर होपफुल कि हम जैसे इस साल 80 से 90% तक मिनिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, 90% के ऊपर ही रहेंगे. क्योंकि पिछले लॉकडाउन से इस लॉकडाउन को अगर कंपेयर करें तो दोनों में फ़र्क इतना है कि प्रोडक्शन चालू है, कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है. तो ऐसी कंपनीज को आपको लग रहा है कि आपको कोई इसका इम्पैक्ट हुआ होगा या फिर डिमांड में कोई इम्पैक्ट है इस सेकेंड वेव का? देखिए, पहला वाले लॉकडाउन में तो नेशन वाइड लॉकडाउन था, प्रोडक्शन भी एक बार बंद हो गया था. इस बार एटलीस्ट प्रोडक्शन चालू रहा, और क्योंकि प्रोडक्शन चालू रहा हमको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इसलिए है कि
हमने कंट्री के लिए और लोगों के लिए बहुत ऑक्सीजन सप्लाई कर पाए। तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट, बिकॉज स्टेनलेस स्टील प्लांट में ऑक्सीजन एक मेजर कंपोनेंट होता है जो हमारा बनता है, तो हमने उसको रैंप अप करके ऑलमोस्ट अभी तक हमारे उड़ीसा और हिसार प्लांट से हमने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के वेरियस मेडिकल हॉस्पिटल्स को अब तक 3600 मेट्रिक टन से भी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की है। तो वो एक, मैं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव साइड है कि इस बार हमने प्रोडक्शन भी चालू रखा, लेकिन हमारा फोकस रहा मोर ऑन टू सर्व फॉर द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, बिकॉज वो अभी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी उसकी। तो इस कंपेयर टू कमिंग टू द बिजनेस साइड, आई थिंक प्रोडक्शन चालू था हमारा लॉजिस्टिक्स में, बिकॉज कुछ चैलेंजेस थे और हमने थोड़ा सा डोमेस्टिक मार्केट में कुछ कुछ सेगमेंट्स में और कुछ कुछ स्टेट्स में हम लोग देख रहे थे लॉकडाउन के कारण कुछ कुछ चैलेंजेस थे। लेकिन एज मैंने कहा कि ओवरऑल फुल ईयर बेसिस पे भी आर होपफुल कि अब नीचे केसेस भी कम हो रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में वैक्सीनेशन फास्ट होगा, हमारा एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग है। तो उसके चलते हमको लगता है कि हम ओवरऑल 20% की ग्रोथ कर पाएंगे वॉल्यूम में, इवन FY22 में ओवरऑल एज कम्पेयर टू FY21। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा काम किया ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन करके और देश को सपोर्ट करके। ये बहुत आज नीड ऑफ द आवर है जो आपने इतना मदद की है सरकार को। लेकिन आगे बढ़ें तो अगर हम जानना चाहें एबिटा पर टन लेवल पे गाइडेंस आप क्या दे पाएंगे आने वाले क्वार्टर के लिए? जी, मैं साल भर की गाइडेंस देता हूँ, बिकॉज क्वार्टर में क्या होता है कि क्वार्टर हमारी जैसी इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है गाइडेंस देना, बिकॉज हमको पूरे साल 12 महीने के हिसाब से ही देखना चाहिए और ऑन एवरेज, बिकॉज कोई क्वार्टर ऊपर कोई क्वार्टर नीचे ऐसे हो सकता है हमारे थोड़ा थोड़ा चेंजेस, बिकॉज एज मैंने कहा कि सेगमेंट्स की डिमांड के हिसाब से हम पोर्टफोलियो चेंज करते हैं। तो उसमें कोई 30 से 40 दिन का एडजस्टमेंट कभी किसी क्वार्टर में अगर फॉल होता है तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। ओवरऑल में हम जो कह रहे हैं देखते हुए, मार्केट देखते हुए ऐसे लग रहा है कि 15 से 16,000 टन एबिटा पर टन वी शुड बी एबल टू मेंटेन, बिकॉज ऑफ हमने जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज की हैं, जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया है। और इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम इसमें क्या है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को सबसे ज्यादा फायदा देते हैं, क्योंकि हम जो प्राइजेज अगर आप देखेंगे अंडरलाइंग रॉ मटेरियल निकल की प्राइजेज लास्ट क्वार्टर 10.5% बढ़ी थी, फेरोक्रोम 24% बढ़ा था, बट हमारे प्राइस एवरेज 8% ही बढ़े, तो हमने उसको पास ऑन नहीं किया डोमेस्टिक कस्टमर्स पे। तो हम अपने मार्जिन मेंटेन करते हैं, मोर ट्राई की ऑपरेशनिंग एफिशिएंसी लाएं, एक्सपोर्ट मेंटेन कर पाए सर्टेन बेटर मार्जिन वाले प्रोडक्ट पे, और उस तरह से हम कीप कैटरिंग टू द डोमेस्टिक डिमांड एट अ राइट लेवल्स। सर, प्राइसिंग में आपको कोई बेनिफिट हुआ है क्या? प्राइस में आपने कोई बढ़ोतरी की है और सेल्स वॉल्यूम में भी काफ़ी इजाफा दिखा है, तो आने वाले साल के लिए क्या अपने टारगेट रखे हैं सेल्स के? आने वाले टारगेट में हमको लगता है कि हम इस पल 20% का वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं FY22 में एज कम्पेयर टू FY21। प्राइस इंक्रीज, मैंने कहा जैसे कहा कि हम प्राइस इंक्रीज इरेशनल प्राइस इंक्रीज नहीं करते हैं, एंड जो थोड़ा बहुत काफी कुछ जो रॉ मटेरियल में चेंजेस होता है, बट उसका फ्रैक्शन ऑफ इट ही खाली हम मार्केट में पास ऑन कर पाते हैं, क्योंकि क्या है हम ज्यादा मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि उसको एब्जॉर्ब करके अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से इम्प्रूव किया जाए एंड डोमेस्टिक मार्केट में एक बहुत कंपिटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट को लाया जाए। एक्सपोर्ट मार्केट में हम हाई एंड मार्जिन प्रोडक्ट्स टारगेट करते हैं, तो उस तरह से हम ओवरऑल ब्लेंडेड मार्जिन अपना मेंटेन करने की कोशिश करते हैं।